हाँ ठीक है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है कला चर्चा के हमारे इस समर्पित कला को पेज पर। कला चर्चा में आज हमारे साथ हैं आदरजोग अजीत वर्मा जी। आप फ्रेस्को तकनीक के बहुत ही निष्णात और विशेषज्ञ कलाकार हैं और पीढ़ियों से अपनी इस धरोहर को सहेजे हुए हैं। आपके पिता श्री ग्यारसी लाल जी भी फ्रेस्को के बहुत निष्णात कलाकार हुआ करते थे और आज अजीत जी भी हमारे बीच में इसी फ्रेस्को कला को लेकर के और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सर। वैसे आप हमारे कला चर्चा के और संरक्षक मार्गदर्शक हैं। आपका हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहा है और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप हमारे लिए कला चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जिसके चलते हम अपनी गतिविधियों को बहुत अच्छे से आयाम दे पाते हैं। कल रात को ही हमारे बीच में एक चर्चा चल रही थी आपकी कला को लेकर के, फ्रेस्को तकनीक को लेकर के, और वही बीच में हमारे आदरजोग सुमन जी ने विचार रखा कि क्यों ना फ्रेस्को को लेकर के कुछ बातचीत की जाए, क्योंकि फ्रेस्को 2-3 तरह से अलग अलग विविध तरीके से उपयोग में किया जाता है। एक इटालियन फ्रेस्को होता है जिसको माइकल एंजेलो के द्वारा हम देखते हैं, उनकी कलाकृतियों में देखते हैं, और एक फ्रेस्को हमारा जयपुर फ्रेस्को जिसमें हम आला गीला पद्धति करके करते हैं। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही जब हमारी बातचीत हुई सर के साथ में तो बहुत सी अच्छी रोचक जानकारियां आई और जी कहूँ कि हम सबको उसको आपस में और साझा करना चाहिए। तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत है कला चर्चा के इस पेज पर। एक कलाकार के रूप में हम आपसे फ्रेस्को के बारे में बात करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा फ्रेस्को के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं प्लीज। जी जी सर। फ्रेस्को जो है मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, एक जयपुर फ्रेस्को और एक इटालियन फ्रेस्को। और जब माइकल एंजेलो ने जो वहाँ किया था में चर्च में जो है, और ये जो उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में भी हो गया है 1000 साल पहले अंजताई हुआ। तो इंडिया के लिए, भारत के लिए तो बहुत, और वैसे भी प्राग ऐतिहासिक काल से भी इसका उपयोग होता रहा है। जैसे पत्थरों के ऊपर जरा क्या कहते हैं वो गोंद मिला के गेरू से कर लेते थे। मतलब ये तो एक आदमी की जिज्ञासा से धीरे धीरे आगे बढ़ी ये कला, और फिर धीरे धीरे महलों में आई, मंदिरों में आई और काफी कुछ बढ़ती गई। आज का विषय थोड़ा ये है कि जयपुर फ्रेस्को और इटालियन फ्रेस्को में क्या अंतर है। जी सर। वो ऐसा कि जयपुर फ्रेस्को, इटालियन फ्रेस्को, एक अच्छी सी लाइन बता देता हूँ। इटालियन फ्रेस्को जहाँ पूरा होता है वहीं से जयपुर फ्रेस्को शुरू होता है। बड़ी जबरदस्त बात कही सर कि एक पूरा होता है और दूसरा शुरू होता है। तो ये जो पूरा और शुरू वाली बात जो आपने कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बारे में, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हमने उनके बाद शुरुआत की या उनकी तकनीक हमारी तकनीक उनसे कहीं उन्नत है। हाँ, नहीं, हमारी तकनीक उनमें से बहुत उन्नत है। जी, वो ऐसा है कि हमने तो बहुत आगे बढ़ के काम किया, लेकिन उन्होंने एक स्टेज छोड़ दिया और वही पेंटिंग बना ली और तैयार हो गया। उनका उस ढंग का काम है। ओके, यस। अच्छा, अभी आला गीला जो हम कहते हैं ना, आला गीला एक्चुअली क्या है, दीवार के ऊपर सुर्खी बजरी को 50-50 कर लेते हैं और बाद में लाइन जो है एक और सुर्खी बजरी का मिश्रण जो है वो 3 ऐसा करके दीवार पर पहले प्लास्टर होता है जी। वो सुर्खी उसमें इसलिए मिलाई जाती है कि जब हम फ्रेस्को करें जी है ना, उसके ऊपर और भी कोटिंग होती है, लेकिन जब हम फ्रेस्को करें तो उसको दीवार को बहुत पानी पिलाया जाता है
ताकि हम उसमें जो काम करें उसमें हमको समय ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि सुर्खी का काम ये है पानी को पकड़ के रखना। जी जी जी। पानी को पकड़, जैसे ईंट के ऊपर पानी डालते तो पानी बहुत देर वो पकड़ के रखती है ना, वो इस बात है। तो सुर्खी पानी पकड़ के रखती है तो आपको काम करने का उसमें समय काफी मिलता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो सुर्खी का उपयोग हुआ है, माइकल एंजेलो ने जो किया उसमें सुर्खी का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने इसको उपयोग में लेने के लिए उन्होंने वहां की जो बैल्कनों की जो राख है ना, वो इस्तेमाल की उन्होंने। और फिर लाइम और बजरी समथिंग लाइक, मतलब उसका एक पोर्शन का मिश्रण चला है। तो अपने यहाँ जो है पहले इसका बजरी का जो है, और बजरी सुर्खी का और लाइम का मिश्रण एक दीवार पर लगता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कड़ा लगता है। कड़ा से मतलब क्या होता है, अपनी मार्बल की जो चिक्की होती है, वो चिक्की और लाइम, ये दो का मिश्रण होता है। लाइम एक होता है और चिक्की 3 होती है, और उसका मिश्रण बनाया जाता है। और उसको पीसा जाता है, उसको घंटी में, हाथ की घंटी होती है उसमें पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, ताकि बजरी और आई मीन मार्बल की बजरी और वो लाइम एक हो जाए। जी हाँ, और फिर उसको एक दिन छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे दिन उसको लगाया जाता है। वो तुरंत भी नहीं लगाया जाता उसको। तो हाँ, उसका एक 2 mm 2.5 mm की पतली सी परत ही लगती है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है वो, लेकिन अच्छी तरह वो पूरा लग जाता है। और जब तक फिर उस पर पेंटिंग का वर्क होता है। ओके। ये अपनी पारंपरिक इटालियन फ्रेस्को की बात बता रहा हूँ। इंडियन इंडियन अच्छा, वहां पर जो माइकल एंजेलो ने किया है, वो उसमें क्या है, सुर्खी वाला काम नहीं होता है। वो सीधा, हाँ सीधा क्या कहते हैं, ये बैल्कनी की राख, वहाँ की लोकल जो सैंड रहती है वो, और लाइन, उनका मिश्रण लगा दिया जाता है। और वो भी वो लोग घुटाई नहीं करते उसकी, ऐसे ही छोड़ देते। मतलब जैसे प्लास्टर से ऐसे किया, प्लास्टर कर दिया, और फिर थोड़ा सेट को इमीडिएट उसमें खाका वाका डाला, पिनोल किया, खाका डाला और पेंटिंग कर दिया इमीडिएट। लेकिन अपना जो मैंने जो एक पद्धति डेवलप की है इटालियन फ्रेस्को के लिए, उसमें मैंने क्या किया कि पहले मोटे दानों का एक मिश्रण तैयार करता हूँ, मार्बल के मोटे दाने का, उसका पतला कोट लगा देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ मैं 2 दिन जी। और फिर उसका बारीक दाना लेके फिर वापस दूसरा मटेरियल लगाता हूँ, जो मतलब घंटी में गोटा तो जाता ही, वो तैयार करके फिर मैं उस पर पतला ऊपर कोटिंग और लगाता हूँ और फिर पेंटिंग करता हूँ। जी जी। हाँ अच्छा सर, और मैंने एक बात और भी की है कि इटालियन फ्रेस्को में वो लोग जो करते हैं, उनमें वो भटकड़े से ऐसे लोहे का होता है, उससे लगा दिया और हो गया। पर मेरा सिस्टम अलग है। क्या करता हूँ उसमें, ये जामा बोलते हैं, जामा पत्थर, ये स्टोन 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 स्टोन, तो इससे ऐसे दबा दबा के उसको पूरा, मतलब जो प्लास्टर है उसको अंदर बिल्कुल पूरी टाइट कर देता हूँ, मजबूती कर देता हूँ उसको। तो वो लोग वो नहीं करते, तो एक मजबूती भी अपना मजबूत हो जाता है। सर अभी हाँ, एक हमारे मित्र हैं पंकज तिवारी जी, उनका एक बहुत अच्छा इन्होंने बात रखी है। उन्होंने हार्दिक स्वागत के साथ में ये बात कही है कि भित्ति चित्रण निर्माण प्रक्रिया में अगर कुछ नयापन लाना हो, या कह सकते हैं भित्ति चित्रण को थोड़ा आसान प्रक्रिया के तहत घर घर में पहुंचाने तक कुछ विशेष किया जा सकता है क्या? क्या जरूर, क्यों नहीं किया जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ ये सभी कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ ऐसा इतना डिफिकल्ट है, इजी तरीके से जाना है तो और भी जाते हैं। जी जी।
बट आपको दीवार ऐसे अगर काम कर रहे हो तो लंबे समय तक गीली रहे उसका ध्यान रखना है कि जितनी वक्त आप जितना घंटा पेंटिंग करो उतने घंटे तक दीवार गीली की गीली रहनी चाहिए। ठीक है जी। उसमें लाइम और मार्बल की झिकी ये दो का मिश्रण, लाइम एक और झिकी 3 और उसका मिश्रण बना के आप घंटी में पीसो उसको अच्छी तरह से और बाद में उससे प्लास्टर कर लो और फिर आप पेंटिंग करो उसमें वो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट घर घर में हो सकता है, डिफिकल्ट है ही नहीं कुछ। जी हाँ तो सर ये जो बात अपन कर रहे थे कि जब ये जो फ्रेस्को जो टेक्निक्स हैं स्पेशली जो जयपुर की जो है वो आला गीला है और जो इटालियन फ्रेस्को है वो ड्राई है, उस पर थोड़ा बताइए। ड्राई नहीं होता है, इटालियन ड्राई नहीं होता है, इटालियन में गीले के ऊपर ही किया जाता है। जी तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, जो हमारी जो इटालियन फ्रेस्को है उसमें और जो हमारी जयपुर फ्रेस्को है इसमें क्या अंतर हम लेके चलते हैं? हाँ अब मैं बता रहा हूँ जो अंतर बता रहा हूँ मैं आपको। जी इटालियन फ्रेस्को में पहले प्लास्टर होता है जी। और बाद में उसके ऊपर सीधा पेंटिंग हो जाता है, सिंपल है। प्लास्टर किया और पेंटिंग शुरू हो गया। जयपुर फ्रेस्को में क्या है, पहले सूखी का प्लास्टर लगता है जी, फिर लाइम का प्लास्टर लगता है, फिर वही लाइम का बारीक मतलब और बारीक दाने से वो प्लास्टर लगता है और उसके बाद प्योर लाइम वो लगता है और फिर उसकी अकीक के पत्थर से गुटाई होती है। ओके वो हो गया आरस। अब बात समझना, वो हो गया आरस। उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग होता है, उसको मोरा कसी कहते हैं। मैंने मोरा कसी शुरू करे मतलब वो एक पेंटिंग होता है, पेंटिंग शुरू होगा, वो जयपुर फ्रेस्को होगा। ओके मैंने कहा ना जहाँ जहाँ मतलब वो खत्म होता है वहीं से तो अपना जयपुर फ्रेस्को शुरू होता है। लाइक उनका एक कोटिंग और हमारा 4-3 कोटिंग और बाद में कलर का वो मतलब वैसे होता है जी। हाँ अभी सर पिछले दिनों जब मैं नागौर के किला को देखने गया था तो नागौर के किले में भी काफी कुछ वॉल म्यूरल्स देखने को मिले और वहाँ वो उसको बाहर से कुछ लोग आते हैं और वो लोग उसके ऊपर रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं इसकी धुलाई हो रही है, धुलाई हो रही है। इससे क्या होता है ये धुलाई करना, मतलब इस तरह से भित्ति चित्रण को निकालने के लिए? धुलाई मतलब समझा नहीं मैं, धुलाई का? हाँ नहीं, फ्रेस्को की वो जो वहाँ जो पेंटिंग्स की हुई हैं उनको वो मतलब पहले से शायद कई बार उनको व्हाइट वॉश कर दिया गया होगा, पुताई कर दी होगी, कई बार आर्मी रही तो आर्मी ने कर दिया और अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। इतना गंदा कर देते हैं लोग, क्या करेगा। बहुत ही दुखदाई है। उसको आहिस्ता आहिस्ता कपड़े से घिसते निकालना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं होता उसका। ओके लेकिन ये बात मैंने देखी कि वहां पर वो वैसे का वैसा निकला है काफी जगह पर, जैसा मतलब पेंटिंग था, मतलब मेजर स्क्रैचेस हैं उनकी बात अलग है, अदरवाइज वो चीजें उसी तरह से आई हैं। हाँ जी वो तो पूरी दीवार काट के निकालनी पड़े आपको, मतलब संग्रहित करने हो तो, या सफाई करो तो बहुत आहिस्ता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत मुश्किल है। काफी श्रम साध्य काम है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत जरा भी ज्यादा जोर लग गया तो कलर निकल जाएगा ना उसका, तो कितने साल पुराना लगा हुआ है, समय रहते कमजोर तो होती है इन चीजें। जी सर मैं आपके कुछ पिताजी के कुछ स्लाइड्स मेरे पास संग्रह में हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि आपके पिताजी भी फ्रेस्को के बहुत अच्छे निष्णात कलाकार हुए हैं और जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है अपने टाइम पर, और वनस्थली विद्यापीठ में उन्होंने इसको सिखाने की भी कोशिश की है। ये एक आप देखिए ये कुछ काम थोड़ा सा जो स्लाइड्स हैं थोड़ा दिखाने का, ये सैंड कास्टिंग है। ये बड़ौदा का पेंटिंग डिपार्टमेंट उसकी बाहर की वॉल पे लगा है।
ओके। ये सैंड कास्टिंग है और ये पहला एक प्रयोग था, पिताजी ने किया था जी। और केजी सुब्रमण्यम का डिजाइन है और पहली बार ये हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था कि आज भी वो यथावत है, ऐसा कैसा है और मजबूत है। वेरी नाइस। यस, ये लखनऊ में रविंद्रालय के बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। ये टेराकोटा म्यूरल है। ओके। एक कहानी थी, उसके ऊपर ये पूरा डिजाइन किया गया है जी। किंग इन द डार्क चैम्बर समथिंग को एक कहानी थी, उसके ऊपर सेट किया था डिजाइन पूरा। हाँ, ये पिताजी ने पूरा इंस्टॉल किया था तो इज वर्किंग देयर। उसके कुछ फोटोग्राफ मैंने साझा किए थे कभी। हाँ सही। हाँ, ये उसी कहानी के हिस्से हैं। हाँ उसी का हिस्सा है ये। मतलब छोटे छोटे ब्लॉक बनाए थे, इतने इतने 2 ही 3 राउंड है, वो स्क्वायर है और लिटिल बिट कुछ में डिजाइन है ऐसे, और पूरा जोड़ के पूरी दीवार पे एक म्यूरल तैयार किया गया है टेराकोटा का। ओके। हाँ, ये फ्रेस्को है। हाँ ये जयपुर फ्रेस्को है। ओके। पेंटिंग डिपार्टमेंट हमारा जो है, उसके स्टेयरकेस में जैसे आगे जाते हैं और सामने वॉल आती है, स्टेयरकेस के वॉल के ऊपर किया हुआ है ये। देखिए पंकज जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि बहुत सुंदर प्रयोग, और वाकई में बहुत ही सुंदर है और बेहतरीन काम देखने को लग रहा है। हाँ, ये जरा फोटोग्राफ भी बहुत अंधेरे में ही था, पर हाँ ये अनफॉर्चुनेटली ये वहां पर है नहीं अभी, क्योंकि पेंटिंग के लिए म्यूरल डिपार्टमेंट बनाना था तो वो वॉल को डिस्ट्रॉय करना पड़ा उनको। बाकी अजंता एलोरा में जो काम किया गया है उसी ढंग से पिताजी ने बनाया था वहां पर यूनिवर्सिटी में। तो ये तो नष्ट हो गया। जी जी। फोटोग्राफी, हाँ फोटो। इस वर्क के बारे में कुछ बताएंगे सर? ये जो सान तो मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन होगा करीब 82 के आसपास का है वर्क। हाँ, ये जयपुर फ्रेस्को है ये। और कॉलेज के स्टूडेंट को जो सिखाने के लिए करते थे, जो एमए के स्टूडेंट थे, जैसे उनको फ्रेस्को अगर सब्जेक्ट लिया है, उनको 2-3 स्टूडेंट थे, तो उनको तैयार करने के लिए पिताजी ने पूरा एक वॉल तैयार किया था, तो ये स्टूडेंट के पास करवाया हुआ है पिताजी ने। वाह, बहुत सुंदर। तो सर कुछ पिताजी के काम की तकनीक के बारे में थोड़ा बताएंगे, किस तरह का वो काम किया करते थे आपके पिताजी? ग्यारसी लाल जी किस तकनीक के साथ काम किया करते थे? जयपुर फ्रेस्को को लेते थे या कुछ उसमें और अपने प्रयोग भी किए उन्होंने? नहीं, वो जो टेक्निक है मैं उन्हीं से सिखाई हुई टेक्निक में बता रहा हूँ आपको। जी जी। हाँ, वो जो है लाइम को लेके क्या कहते हैं घंटी में पीसना, ये वो सब मैंने भी म्यूरल लिया था, मैंने भी वही सीखा था, वही घंटी घुमवाई थी मजाक से। हाँ, टेक्निक तो उनके पास बहुत ठीक है। उन्होंने बनस्थली में भी कुछ नए प्रयोग किए थे, वो लोग आज भी लोग करते हैं, लेकिन वो जो चीज अब धीरे धीरे जा रही है। देखिए आदरणीय सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन जी ने अभी एक बात लिखी कि हमारे ज्यादातर कला महाविद्यालयों में फ्रेस्को तकनीक की पढ़ाई का नहीं होना आश्चर्यजनक है। बिल्कुल सुमन सर, ये बहुत आश्चर्यजनक है और विचारणीय विषय है कि फ्रेस्को की तकनीक को पढ़ाया जाना चाहिए। और इसके लिए देखिए विद्यापीठ और आपके वडोदरा विश्वविद्यालय MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के प्रयास सराहनीय है। यहाँ पर अब तो बड़ौदा में भी नहीं है, बड़ौदा में भी कुछ नहीं है। अच्छा,
नहीं, क्योंकि वो वहीं पर है। मुझे इसलिए ज्ञान है क्योंकि वहाँ शिविर लगाए जाते हैं प्रतिवर्ष। हाँ हाँ, बस वो जिंदा वहां पर है, या तो शांति निकेतन में है, और कौन है? तो ये जो विषय है इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? फ्रेस्को तकनीक का पढ़ाई का नहीं होना। एक्चुअली इस पे लोगों ने लिखा भी कमी है। पिताजी ने भी पूरा काफी कुछ लिखा है, लेकिन वो क्या कहते हैं, छपवा नहीं पाए उनको, मतलब वो नहीं कर पाए। तो मेरी कोशिश है कि मैं खुद लिख रहा हूँ बहुत लंबा चौड़ा, उन्होंने जो लिखा हुआ है उनका भी रेफरेंस दूंगा, और फिर वो बुक तैयार करने का मैंने प्लान किया है। तो मैं तैयार होते आपके सामने रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा। तो क्या है कि फिर वो अगर यूनिवर्सिटी उसको सिखा सकती है, उतना इजीली मैं लिखूंगा ताकि प्रोसेस आराम से लोग समझ सके। नहीं, बिल्कुल सर। अभी देखिए पंकज जी ने भी ये बात लिखी है कि आधुनिकता के नाम पर प्राचीनता को खोने का सिलसिला लगातार जारी है और वो दुखद है। और वाकई में जो हमारी प्राचीन जो धरोहर है, हमारी प्राचीन जो शिक्षण विधाएं हैं, हमारी जो विविध कलाएं हैं, उनको कला को काम करने वाले लोगों का ही सबसे बड़ा अभाव है। अभी मैं कहूँ, अगर मुझे फ्रेस्को के कारीगरों की बात करूं या फ्रेस्को में काम करने वाले कलाकारों की बात करूं, तो मुझे अगर छूटते ही नाम आता है तो मुझे आपका ध्यान आया कि हाँ अजीत सर इस पे काम करते हैं। फिर कुछ वनस्थली से ध्यान आया कि हाँ वनस्थली में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहां से कुछ कलाकार हो सकते हैं। तो अब ये वाकई में बड़ी आज की विडंबना है कि आज हमें फ्रेस्को को तैयार करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है, फ्रेस्को आर्टिस्टों की भी बहुत जरूरत है। और इस पर फ्रेस्को को लेकर के और कुछ बात, क्योंकि ये बहुत श्रमसाध्य कला है। आप देखिए महावीर भारती जी वो कह रहे हैं कि आजकल फ्रेस्को बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो काम करते हो ये बात देखने को मिलती है। आजकल लोगों को क्या है कि भाई किया 2 घंटे में काम किया, भाग गए, हो गया, लाइक दैट। मतलब लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोचता कि दीवार रहेगी तब तक मेरा पेंटिंग यहाँ रहेगा, वैसे कोई सोचता नहीं है। तो वो धीरे धीरे यही हो गया। अभी मंदिरों में और वहां भी होना चाहिए। मतलब क्या है कि लोग पर क्या है, लोग ध्यान नहीं देते इसका, कोई मतलब चलन में नहीं होता। एक्चुअली क्या है, ये बनाते आर्किटेक्ट लोग है सब, बिल्डिंग वगैरह, और रिकमेंड वही उनको ही करना चाहिए कि भाई यहाँ ये म्यूरल होना चाहिए या फ्रेस्को का पेंटिंग होना चाहिए। तो जब तक ये मंदिर रहेगा, पेंटिंग रहेगा, तो लोग देख पाएंगे। तो वो सब चीजें अभी एक्चुअली आर्किटेक्ट नहीं समझ रहेंगे तो फिर ये चीज कहाँ जाएगी। तो जो भवन निर्माण जो होता है, एक्चुअली उनको ही चीजें समझनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी लखनऊ में वो जो आर्किटेक्ट की कॉलेज थी, वहाँ मैंने अभी डेमो देके आया हूँ, और वहाँ के सब आर्किटेक्ट थे, उनसे मैं वर्कशॉप भी करवाया, ताकि वो अच्छी तरह उन्होंने किया, बहुत से किया। और चीज का मैंने उनको महत्व समझाया कि अगर दीवार पे रहेगा तो जब तक दीवार है वो जिंदा रहेगा, ये उसका एक लाइफ रहता है। हाँ, तो और कलर भी नहीं उड़ेंगे, और टोटली मतलब ये क्या है कि वो अच्छी तरह समझ पाए, काफी समझा उन्होंने। तो ये मुझे लगता है कि आर्ट कॉलेज की वजह, आर्किटेक्ट कॉलेज में इसको सिखाया जाना चाहिए, ताकि आर्ट लोग है वो इस चीज को समझे और कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। साथ साथ आर्ट कॉलेज में भी सिखाना चाहिए तो कि भाई करने वाले आदमी मिले, करने वाले कलाकार मिले, ये तो जरूरी है। वो मरती जा रही है कला इसीलिए है कि वो मतलब बेसिक आर्किटेक्ट कोई पता नहीं है। मैं किसी को भी किसी आर्टिस्ट को पूछता हूँ कि फिर तो ये क्या होता है, अब ये उन्होंने कभी सीखा नहीं, समझा नहीं, तो वो रिकमेंड कैसे करेगा यहाँ ये हो सकता है। बात ये बहुत फर्क इस बात का। सर अभी देखिए आपके लिए हमारे कटारकुल इस आईडी पर श्री जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप लिखने का काम शुरू करें, मेरी आवश्यकता हो तो बता देना। और बिल्कुल सही बात है, जयशंकर जी बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कहानियों से चरित्र उभारते हैं, कहानियों के साथ चरित्रों पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा अपने को सहयोग इस बारे में मिलेगा। पंकज जी लिख रहे हैं कि लखनऊ में आपको लगातार काम करते देखना बहुत सुखद रहा है, और ये आपको बहुत बधाई। और वाकई में हम लोग भी इस बात से मतलब क्योंकि हम आपके अपडेट्स देख रहे थे लगातार, तो बहुत अच्छा लगा था वाकई में हमें आपको उस तरह से देखते हुए काम करना।
तो लखनऊ के अनुभव कैसे रहे सर, थोड़ा बताएं, किस तरह से आपने, किस साइज में वहाँ काम हुआ, और क्योंकि आपने वैसे तो उसकी हमने शेयर किया आपने इमेजेस को। जी जी, लखनऊ के लखनऊ में भी वहाँ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहले तो मैंने, उन्होंने पूछा ये कर रहा है क्या करे, मैंने कहा भी वॉल है उसके ऊपर से पूरा क्या कहते हैं जो बैकग्राउंड है पूरा तोड़ के निकालो, दीवार थी कलर पेंट की हुई दीवार थी, मैंने कहा उसको आधा इंच खड्डा करो, निकालो और रीप्लास्टर करो अपना आधा इंच का उसके ऊपर। तो क्या जरूरत है, मैंने कहा भाई जरूरत बहुत बड़ी है, जो मैं कहूँ करो ना, आके समझाऊंगा तुमको जरूरत है। मैंने कहा सुर्खी थोड़ी मिला ना, तो उनको सुर्खी भी नहीं मिली। तो मैंने कहा ठीक है कर दो, मैंने कहा कर दो, आगे मैनेज जो भी है मैं मैनेज कर लूंगा। तो फिर वहां जाके मैंने उसको मैनेज किया, कैसे करते हुए, जैसे अपने अपने महलों में तो जो फ्रेस्को हुए पत्थर के ऊपर हुए हैं, तो पत्थर के ऊपर चूना का प्लास्टर जो कैसे पकड़े, तो हल्का सा गुड़ मिक्स किया जाता है पानी में और दीवार पर उसका पोता जाता है, और बाद में लाइन का प्लास्टर लगता है, तो फिर उसको तो जिगर जान उनका एक हो जाता है, मजबूत हो जाता है वो। तो फिर मैंने वो टेक्निक से वहाँ वो किया, गुड़ का पानी हल्का सा, और बाद में उसके ऊपर प्लास्टिक, तो टिक गया। मतलब ये सबके रास्ते होते हैं, लेकिन सुर्खी बहुत जरूरी थी, तो उसको पेंटिंग करने में समय मिलता, ये बात। तो फिर सुमन सर एक बात कह रहे हैं कि दरअसल यहाँ हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में जिस कला शिक्षा की शुरुआत हुई, उसका मॉडल रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन का पाठ्यक्रम था, और आजादी के बाद भी हमने इसे बदलने या सुधारने की कोशिश नहीं की। इससे आप कहां तक सहमत हैं? कैसे ये हमारी जो धरोहर है जी, उसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए था, धरोहर के ऊपर काम होना चाहिए था, बजाय के वो उनके पाठ्यक्रम से चले। उसमें हमारी जो ओरिजिनल जो धरोहर है उसका सत्यानाश हो गया। वो चीज अगर वो खुद समझते हैं उस कला को, लेकिन क्या कहते हैं हम आगे ना बढ़े, वो तो पॉलिटिक्स है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ही सही सही बात कही आपने कि कई चीजें पॉलिटिक्स कह करके हम बिल्कुल उसमें ज्यादा आगे नहीं जा सकते। और पंकज जी भी कह रहे हैं कि सुमन सर के बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। और सही बात है, हमने अभी तक इसको सुधार करने का, जो पाठ्यक्रम को सुधार करने का जो प्रयास है, जो हमें करना चाहिए, हमें काम एक्चुअली क्या मैं तो हिंदुस्तान में करीब काफी फाइनेंस में घूमा भी हूँ, देखा भी है काम, बट सेटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब कहीं पर स्कल्पचर नहीं है, कहीं पर क्या कहते हैं पोट्री डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं क्या नहीं है, कहीं ग्राफिक नहीं है। तो क्या है कि इन सब चीजों के अभाव में तो कौन कलाकार कैसा बनेगा, क्या सीखेगा, तो ये मुश्किल है। एक्चुअली सब आर्ट के पूरे डिपार्टमेंट एक जगह होने चाहिए, सब आदमी सीख पाता है। जैसे बड़ोड़ा हमारी जो है MS यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स, वहाँ पर सब कुछ है, और वहां से इसीलिए वहां से जो निकला हुआ स्टूडेंट होगा वो कभी हारेगा नहीं, सब कुछ अच्छी तरह कर पाएगा, क्योंकि हर चीज को अच्छी तरह हाथ से निकली होती तो समझ होती है उसको। ये बात है। अभी महावीर भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसके कैंप ऑर्गेनाइज करने का कुछ प्लान करते हैं मिलकर। तो जरूर महावीर जी बहुत बढ़िया बात कही है, और बहुत सराहनीय आपने प्रस्ताव रखा है, और कला चर्चा भी इस पर एक कैंप करने की पूरी तैयारी कर रही है। मई में हम इस पर संभव कुछ अच्छा आयोजन आपके बीच में लेके आएंगे, और आपका सहयोग मिलेगा, ये हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो सर, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ आए हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं आपके कुछ काम करते हुए के कुछ एक स्लाइड्स हैं मेरे पास जिनको मैं दिखाना चाहूंगा, तो प्लीज हम उनको देखें, और उनको मैं स्ट्रीम में ऐड कर रहा हूँ। और इनके बारे में थोड़ा सा आप बताते भी चलें साथ में कि ये वर्क कहाँ आपने किया है और किस तरह से आपने इसको आगे रखा है। ये 2006 में किया था मैंने अहमदाबाद में। जी जी, ये एक्सटीरियर म्यूरल है, एक्सटीरियर। ओके। और ये इटालियन फ्रेस्को है, इटालियन फ्रेस्को 10 फुट बाई 20 फुट का है हाइट उसका। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, और इसको मैंने 3 पार्ट में किया, पहले दिन मैंने ऊपर का, फिर नीचे, और फिर बाद में नीचे, 3 पार्ट में हुआ। कोई एक दिन में इतना पेंटिंग हो नहीं सकता ना,
तो 3 पार्ट में प्लास्टर किया और 3 पार्ट में उसको पेंटिंग किया, लाइक दैट। हाँ, ये उसी को काम करते हुए की तस्वीर? हाँ, ये उसी का पार्ट है। उसी का है। तो इसमें भी वही, ये जो एक्सटीरियर मैंने किया था, देखो मैं अपने काम में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता हूँ। इसमें जो बैकग्राउंड के अंदर पहले मैंने सुर्खी बजरी और लाइम का प्लास्टर पहले का आधा ही पूरा ये दीवार पे पहले मैंने किया। उसके बाद मैंने कड़ा लगाया लाइम का, और फिर बारीक लाइम का लगा के उसको कस के फिर इसके ऊपर मैंने पेंटिंग किया था, मतलब तब ये मजबूत है जी। हाँ, ये उसी काम को करते हुए की तस्वीर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये उसी बिल्डिंग में एक डोम था, डोम के अंदर मैंने काम किया है, बहुत बड़ा डोम है। तो ये जो है ये जो काम है, ये क्या बोलते हैं अभी इसको, ये टेम्परा है, ये टेम्परा किया है मैंने। ओके, टेम्परा तो किया है। हाँ, ये इतना हुज था कि वो एक कली में करना, और ऐसी फिगर थी तो करना, मतलब गीले में करना बहुत मुश्किल था। तो इसको पूरे को मैंने क्या कहते हैं वो बना के ड्राई होने दिया, और फिर इसके ऊपर मैंने पेंटिंग किया। ये गम टेम्परा है, कलर में गम मिला के पेंट किया। गम टेम्परा है? हाँ, तो गम टेम्परा है। गम टेम्परा में जो आप काम करते हैं, ये फ्रेस्को का ही मतलब अल्टरनेट है, ये फ्रेस्को हाँ, ही गिना जाता है? हाँ, मटेरियल जो फ्रेस्को के अलावा बाहर का कोई मटेरियल नहीं है इसमें, सिर्फ गम आता है बस, और कुछ बाहर का मटेरियल नहीं होता इसमें। तो इसमें अगर हम फेविकॉल यूज वही कलर, वही प्लास्टर, सब कुछ वही होता है, लेकिन वो सूखने के बाद करते हैं तो हमको फ्रीडम रहता है, तो आराम से काम कर सकते हो पूरे में, मतलब। जी नहीं सर, मैं एक छोटा सा ऐसे ही सवाल आया, क्योंकि जनरली हम लोग आजकल करने लगे हैं ना कई चीजों में, जैसे हम पेपर मेशी तैयार करते हैं तो पहले गोंद तैयार करते थे या सरेस तैयार करते थे, उसके बाद में उसको पेपर मेशी मिक्स किया करते थे। और हमने जैसे अब इसमें गम टेम्परा है, तो हम इसमें क्या फेविकॉल यूज कर सकते हैं? या नहीं सर, नहीं, फेविकॉल नहीं। वो भी देखो, गम की लाइफ तो हजारों साल रहेगी, फेविकॉल की लाइफ नहीं है, क्योंकि वो प्लास्टिक, मतलब उसके अंदर पीवीसी प्लास्टिक होता है, एक्रिलिक बाइंडर्स हैं। ओके, अल्कोहल जो होता है वही सब चीजें होती है, तो वो नष्ट होने वाली चीजें हैं। गम जो है वो गम कब खत्म होता है, 400 डिग्री पे जाके खत्म होता है, तो 400 डिग्री उसको मिलने वाली है नहीं, और वो लाइफ जाने वाली है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। चीजों का फर्क होता है। ये कहाँ का है सर? ये भी अहमदाबाद, वही बिल्डिंग में नीचे एक पूरी पैनल बनाई थी, वो है। ये ऊपर वाली वो उसमें चांदी का काम किया है, नीचे वाली जो लाल कलर में पैनल है उसमें सोने का काम किया उन्होंने, गोल्ड। ओके। और ये इस काम को मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो मटेरियल है, कांच के ऊपर मैंने इसका फ्रेस्को किया है, ग्लास की प्लेट लेके उसको थोड़ा रब करके उसके ऊपर प्लास्टर किया, और फिर उसके ऊपर जयपुर फ्रेस्को किया प्लेन, जैसे आराइस करते कलर, लाल कलर का आराइस किया, और फिर उसके ऊपर गोल्ड कलर से उसको पेंटिंग किया, ये गोल्ड रियल गोल्ड। और बाद में पूरी ग्लास का पीस उसके अंदर फिट कर दिया। मतलब ये एक सोचा था अलग से कि हम हमारी साइड में बैठ के काम करें और वहां ले जाके इंस्टॉल कर दें, तो ये उस ढंग से सोचा था और किया भी, और आज तक वहां बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस है। जी सर, अभी जयशंकर जी पूछ रहे हैं कि क्या आप आयुर्वेद के अनुसार दाना मेथी और चिरमी का उपयोग करते हैं? जी मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपने बहुत अच्छा पूछा, ये सब कुछ बातें तो गीली बलाई सुनी सुनाई होती है, जो कभी इसमें काम में नहीं आती है, क्योंकि वो चीज नश्वर होती है, जो बता रहे ना ये चीजें, वो चीज नश्वर होती है, तो मुश्किल है। अभी सुमन जी सर एक और बात सुमन जी भी पूछ रहे हैं कि जो इसके लिए जो रंग हैं, कलर हैं, ये आप खुद बनाते हैं या बाजार में उपलब्ध रंगों का प्रयोग करते हैं?
बाजार में ये उपलब्ध नहीं होंगे, ये हमको घर पे लाके हमारे तरीके से तैयार करना होगा। बाजार में इजीली मिलेंगे, लेकिन वो आप घर पे वो सीधे नहीं लगा सकते हो, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके। बाजार में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर वो घर पे लाके उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके लायक होते हो। खल के अंदर डाल के, पहले तो पानी में डाल के क्या कहते हैं, 50 दिन तक पानी बदलना होता है उसका, तो अंदर के विकार निकल जाते हैं। बाद में उसी को लेके खल के अंदर लेके उठाई करनी होती है, कम से कम 3-4 घंटा रोज, 4-5 दिन ऐसा करते हैं, तब जाके उसके अंदर वो चीज आती है। फिर वो कलर पेंट करते हैं। जैसे आप जो कल मैंने एक पेंटिंग आपको दिखाया, वो मतलब जो पेंटिंग किया उसके अंदर वो उसी ढंग से हुआ, और कितना बारीक कलर होगा, कितना महीन मतलब घुटाई होगा, तो उसके पेंटिंग के रिजल्ट से आपको आइडिया आ सकता है। जी। एक बता, हाँ तो मित्रों, आप सभी आज देख रहे हैं कि आज हम बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के बीच में हैं। फ्रेस्को टेक्निक, क्योंकि हमारी बहुत ही प्राचीन कला तकनीक है जिस पर कि बहुत काम की आज आवश्यकता है, उसके संरक्षण की आवश्यकता है, उसको लेकर के हमारी नई पीढ़ी को भी अवगत कराने की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। और आज की ये चर्चा हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए, 2 तरह से फ्रेस्को की टेक्निक्स हमारे बीच में आई। एक टेक्निक जो इटालियन फ्रेस्को के रूप में कही जाती है, और एक टेक्निक जो हमारी जयपुर फ्रेस्को के रूप में, आला गीला पद्धति के रूप में कही जाती है। और क्योंकि ये कुछ जगह पर, कुछ विद्यालयों में, कुछ महाविद्यालयों में सिलेबस का भी हिस्सा रही हैं, उसमें पढ़ाई गई हैं, सिलेबस कराया गया है, उस पर प्रश्नोत्तर भी होते हैं। बहुत से एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों में इसके बारे में कई अच्छी जानकारियां आगे आई जाती हैं। पर आप देखिए, व्यवहारिक स्तर पर जब हम काम करने की बात करते हैं तो हमारे को काम करने वाले लोग नहीं मिलते। कई बार हम लोग जब फ्रेस्को की बात, और लोग कहाँ से मिले, क्योंकि जिस समय जैसी परिस्थितियां हैं हमारे बीच में कि हम अपने नई चीजों को अपनाने की कोशिश में, और हमारी कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण परंपरागत चीजें हैं उनको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनके लिए बहुत जरूरी है उनको प्रचलन में लाने का, उनको आगे बढ़ाने का। और आज हमारा ये प्रयास यही है कि हम इस पद्धति के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जान पाएं, स्पेशली इसकी जो जमीनी हकीकत को जाने। और देखिए, अभी हेमंत द्विवेदी जी हमारे बीच जुड़े हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, आप उदयपुर से। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कतई जरूरी चर्चा, बिल्कुल सब आपने जो लिखा है, वाकई में ये एक आवश्यक चर्चा है, और इसको हमें हमारे उन आम विद्यार्थियों तक भी पहुंचाने की जरूरत है जो जाने कि फ्रेस्को क्या है। मैं एक मेरा संस्मरण आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जब मैं जालौर में पदस्थापित था, जालौर में हमारा एक राजा का महल हुआ करता है नवोदय कैंपस के बीचों बीच। उस नवोदय विद्यालय के उस महल में, वो क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह जी के टाइम का बनाया हुआ बताते हैं, और उसमें जैसे ही अजीत सर उस साल हमारे बीच में आए, हमने एक कार्यशाला की थी, एक छोटा सा आयोजन था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था, और मैं इनको आर्ट रूम की ओर लेके गया दिखाने के लिए। और उसकी दीवार को सर ने केवल हाथ लगाते ही, अरे इसमें तो आराइश है। और क्योंकि ये अज्ञानता का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। देखिए, अज्ञानता हमारी, यूं समझे देखें कि उस महत्वपूर्ण बात को उन्होंने जिस तरह से देखते ही अनुभव कर लिया। मैंने इतने साल में वहां रहा, मैंने उसको कभी, क्योंकि मेरा विषय ही नहीं था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस पुताई होती थी। और उस पर सर ने हाथ लगाते उसको थोड़ा सा खुरच करके और दिखा दिया, देखो ये देखिए, ये आराइश हो रखा है इस पर, ये बहुत अलग तरीके की बिल्डिंग, आपके राजाओं के टाइम पे उस वक्त ये किया गया था काम। तो वाकई में हम बहुत सी चीजों के बारे में हमें जानने की जरूरत है, बहुत कुछ है। मैं, अजीत सर हमारे बीच में एक बार फिर से आ चुके हैं, और मैं सर को लाना चाहूंगा एक बार फिर हमारे बीच में। स्वागत है सर, अजीत सर एक बार पुनः। तो अभी सुमन जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे बीच में रखा है कि कलाकारों के बीच इसको प्रचलित कराने के लिए क्या करना चाहिए, और अजीत भाई इस पर भी प्रकाश डालें। तो सर, ये सुमन जी की नहीं, ये मेरा भी एक प्रश्न है आपके लिए कि हमारे जो आज के वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में इसको प्रचलन में लाने के लिए हमें किस तरह के प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि मैं आपको अक्सर कई नए प्रयोग करते देखता हूँ, कई नए प्रयोग,
और बहुत ही छोटी बड़ी चीजों को आपने ना अपनी कलाकृतियों में संजोया है। मैं एक उसी फलक पर आपके लकड़ी को देख रहा होता हूँ, तार को देख रहा होता हूँ, मैग्नेट को देख रहा होता हूँ और लोहे को देख रहा होता हूँ। तो बहुत कुछ आप प्रयोग करते रहते हैं। तो चलिए आज इसी बात पर एक बात ये भी थोड़ा बताएं कि हमारी इस फ्रेस्को तकनीक को लेकर के और इसे प्रचलन में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अजीत जी सर। सुमन सर शायद कुछ तकनीकी कारण से सर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए हैं, पर कोई बात नहीं है, अभी फिर थोड़ी देर में फिर जुड़ जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ और संवाद कर सकता हूं। मैं सभी हमारे जो जुड़े हुए कलाकार हैं, कला प्रेमी जन हैं, उन सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपनी जिज्ञासा ज़रूर रखें और अपनी बात रखें। आप मैसेज में यहाँ जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, और जिससे कि हम इस पर आगे बात को और अच्छे से रख पाएँ। क्योंकि अभी जैसे पंकज जी ने भी लिखा कि मुझे लगता है कि प्रदर्शनी एक वजह है, प्रदर्शनी भी एक वजह है। भित्ति चित्र एक ही जगह पर होती है, जबकि पेपर या कैनवास वर्ग गैलरियों तक या दूर तक आसानी से पहुंच जाता है। आप सभी के विचार की भी अपेक्षा है। पंकज जी बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो कोई भी म्यूरल है वो एक ही जगह पर हो जाता है, और वो एक ही जगह पर होता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना बिल्कुल असंभव है। वो वहीं उसी जगह ही उसको जाके देखना पड़ेगा। पर ये बात तो मैं ये कहूँगा कि जगह की तो प्रधानता हमारे शास्त्रों में कही गई है कि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। जिस जगह वो है उस स्थान विशेष की महत्ता तो है ही। आप देखिए कि अगर हम आज अजंता एलोरा की को देखने जाते हैं, अगर अजंता एलोरा मूवेबल होती, कैनवासेस में होती, तो क्या आज हमें इस रूप में मिल पाती? इतने सदियों बाद भी उसे हम देख पाते? मेरे ख्याल से नहीं देख पाते, क्योंकि वो मूवेबल होती तो पता नहीं कब की कहीं चली जाती है और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। पर ये हमारी धरोहर है। मूवेबिलिटी मेरे ख्याल से एक कारण बड़ा नहीं है। हमारे गैलरियों तक पहुंचने की बात सही है कि हमारे कैनवास जो हैं वो अलग अलग गैलरियों तक दूर दूर तक पहुंचते हैं, पर हमारी ये विधा भी, भले ही वो एक ही जगह पर है। आज अजंता के म्यूरल्स हमारे बीच में हैं, ठीक है, पर वो पूरे विश्व में पहुंचे हुए हैं। पूरा विश्व आज उनको देखना चाहता है। हम जगह जगह से लोग उसको देखने के लिए आते हैं दूर दूर तक। तो आज के कलाकार इस पर काम करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उनको काम को बताने के लिए, उनके काम का ज्ञान कराने के लिए हमारे बीच में कुछ ऐसे निष्णात कलाकार हों जो उनको ये कला उन तक लेके आए। और अजीत जी हमारे बीच में वाकई में एक बहुत बड़े एसेट है हमारे बीच में, जो कि इस कला विधा को हमारे बीच तक लेके आए हैं, उस पर उसकी बारीकियों पर हमसे बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी ये सही है आपकी बात कि आज कलाकार इस पर कम काम करना चाहते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि इसकी तकनीकी जटिलताएं बहुत ज्यादा है। अभी आप देखिए लखनऊ जैसा बड़ा शहर, मैं कहूँ एक बड़े राज्य की राजधानी है, और वहाँ पर भी अगर हमारे पास अगर मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, हम अपने वहाँ पर मटेरियल संसाधन हम सही तरीके से नहीं जुटा पाए हैं, तो छोटे कस्बाई शहरों की या गाँवों की बात करें तो शायद और भी बड़ा मुश्किल काम है। पर क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह, जब अगर हम करना चाहेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसका विकल्प निकाल सकते हैं। तो सर हमारे बीच में आ चुके हैं अजीत जी, एक बार पुनः सर आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार। हाँ। वो का डेटा खत्म हो गया तो ऊपर आना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं सर, एक बार पुनः स्वागत है। और अभी क्योंकि सुमन जी की बात से मैं पुनः शुरू करना चाहूंगा आपके लिए बात। आधुनिक कलाकारों के बीच इसको प्रचलित कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, इस पर कुछ प्रकाश डालें आप। सही बात है, इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, लेकिन इस कला को जो जानकार है उनको इकट्ठा करना चाहिए, और जैसे छोटे छोटे कैंप करने चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज में, मतलब 5 दिन का वर्कशॉप करो, 4 दिन का वर्कशॉप करो, तो अवेयर होंगे। एक्चुअली अवेयर ही नहीं है सब लोग, ऐसे भी
मैं कह रहा हूँ आर्किटेक्ट के स्टूडेंट को भी कभी फ्रेस्को तो उसको पता नहीं होता फ्रेस्को क्या। तो अगर कॉलेज फाइनल जितने भी है उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और जिसको सिखाने के लिए बुलाना चाहिए लोगों को और ट्रेन कराना चाहिए। एक आर्ट में क्या है मतलब और चीजें अलग है, लेकिन ये जो 1000 साल तक रह सकती है हमारी धरोहर। जी बिल्कुल। और 1000 साल तक रह सको इस धरोहर को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास एक्चुअली यूनिवर्सिटी को ही करना चाहिए, तो स्टूडेंट लोग आगे बढ़ेंगे, नए नए लोग जानेंगे, जब जानेंगे तो करना है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही सर। हाँ तो एक बात पंकज जी ने एक बात रखी सर कि क्योंकि मैं इस पर बता चुका, वैसे थोड़ी सी बात अपनी तरफ से अपनी बात कह चुका हूँ, पर आप अपनी बात जरूर कहें इस पर कि मुझे लगता है प्रदर्शनी की भी एक वजह है, भित्ति चित्र एक ही जगह पर होती है, जबकि पेपर या कैनवास वर्क गैलरियों तक या दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। ये बात तो है, ये बात तो है, लेकिन इस भ्रमण को मैंने तोड़ा है जी। मैं 1x1 की प्लेट अभी पेंटिंग कर रहा हूँ, 1x1 की प्लेटें तैयार कर रहा हूँ फ्रेस्को की जी। और करीब आपको ऊपर आ गया, कभी दिखा नहीं सकता हूँ, नीचे होता तो दिखाता अभी, मतलब जगह बदलनी पड़ी ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। तो उसमें जो अपनी टाइल्स आती है ना, टाइल्स से जो 1 फुट सिरेमिक टाइल, उसमें बैक साइड पर हम लाइन और ये सब करके प्लास्टर करके पेंटिंग आराम से कर सकते हैं। तो वैसे हम सीख भी सकते हैं, उसको छोटी छोटी बना के हम दीवार पर लगा भी सकते हैं या घर में टांग भी सकते हैं, पॉसिबल उसको घुमाना लेके जाना आना। जी बिल्कुल जी सर। अभी देखिए भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र अस्थाना जी लखनऊ से हमारे और आपके साथ लखनऊ शिविर में भी रहे, तो उन्होंने लिखा है कि आज 4 दिन अजीत सर ने अभी हाल ही में फ्रेस्को म्यूरल का काम किया और बहुत अच्छा अनुभव मिला सर के साथ। और बिल्कुल भूपेंद्र जी, सर के साथ में तो अनुभव वाकई में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और ये आपका सौभाग्य है कि आप लोगों ने फ्रेस्को म्यूरल के साथ जो है और सर को काम करते देखा। और सर लखनऊ के अनुभव के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो क्योंकि आपने बात बीच में क्योंकि डिस्कनेक्शन आ गया था, थोड़ा सा बताएं प्लीज लखनऊ के बारे में, आपका लखनऊ का कैंप का किस तरह से रहा 4 दिन का। हाँ, वो पेंटिंग करने के बाद में जब वो मतलब प्लास्टर हो गया, उसके बाद में जब पेंटिंग किया तो मेरे पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम था। 6 घंटे में वो पेंटिंग पूरा हो जाना चाहिए था, पर मुझे आइडिया था कि ये होगा नहीं, क्योंकि बड़ा था ना, कभी 3 फुट बाय 6 फुट, अरे 2 फुट बाय 3 फुट का था, बड़ा 6 स्क्वायर फुट, तो इतना बड़ा पेंटिंग करना मतलब टाइम तो होगा। तो मैक्सिमम पानी पिला के कोशिश किया मैंने, फिर भी लास्ट में आते आते लगा के लोग पता चल जाता है आर्टिस्ट को कलर की ब्रश लगाते ही अब ये कलर नहीं ले रहा है या इसको जल्दी फिनिश करो 10-15 मिनट 20 मिनट, नहीं तो बाद में आगे कुछ नहीं होना है। देन आखिरी 15 मिनट के अंदर तो मैंने इतना फास्ट काम किया क्या अच्छा हुआ, लेकिन मतलब वो अनुभव की बात है, अनुभव ही कर सकता है, फटाफट चीज करो, नहीं तो क्या है तो अनुभव होना चाहिए। इसका टाइम जा रहा है जी। हाँ, उन्होंने को कहा भी मैंने, देखो अब टाइम जा रहा है, मैंने 2 फुट बाय 2 फुट के लिए बोला था, तो उन्होंने 2 फुट बाय 3 फुट किया, तो समय तो लगता ही है। सर अभी सुमन जी ने बहुत अच्छा लिखा है, देखिए कि हमारे कला महाविद्यालयों में टेराकोटा माध्यम को बहुत बाद में अपनाया गया। हाँ, माध्यम से इसे प्रचलित कराने में शंखो चौधरी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इससे पहले कला प्रदर्शनी में टेराकोटा आर्टवर्क सम्मिलित नहीं किया जाता था। कुछ इसी तरह का प्रयास में फ्रेस्को के लिए भी करना पड़ेगा, जो सुमन जी ने कहा। और वाकई में सर ये बात तो खैर सही है कि फ्रेस्को के लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, और हम तो ये कहें कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आप काफी अच्छा इस पर काम कर रहे हैं, तो प्लीज बताइए थोड़ा सा इस पर किस तरह से हम इस भूमिका के लिए काम कर सकते हैं। ये तो ऐसा है, मैं अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ, आप जब भी बुलाए जहाँ बुलाइए, ठीक है। और बड़ोड़ा से एक अगर हमें कुछ करना है तो
पूरे हिंदुस्तान में से जितनी भी फाइन आर्ट्स है सब में से 2-2, 3-3 लड़के सिलेक्ट करिए, उनको सबको बुलाइए, एक कॉमन, और वहाँ से फैकल्टी भी अगर आ रही है तो वो भी आए, और एक कॉमन ताकि जब वर्कशॉप करे, 2-4 ऐसे वर्कशॉप करे तो इस चीज से लोग आखिर होंगे और होंगे, तो इस चीज को तो वो फैकल्टी अगर आएगी तो वो भी कुछ सोचेगी कि हाँ हमारे यहाँ कुछ होना चाहिए, तो यहाँ से सीख के जाएंगे तो खुद भी कोशिश करेंगे तो कुछ कर सकते। जी, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी वनस्थली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वनस्थली जी से अन्नपूर्णा जी जो हैं कह रहे हैं कि सर के साथ बहुत सहजता से बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है। सर ये तो खैर मेरे दिल की बात कह दी वाकई में। दीदी बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि सर के साथ मैं भी अभी छबड़ा 12 के अंदर था। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी एक तरह से उस कार्यशाला को संपन्न करना, और सर के रहते हमने बहुत सहजता से उसको संपन्न किया। 4 दिवसीय लखनऊ की कार्यशाला हम देख ही रहे थे सर की, जो वर्चुअली हम उसको अनुभव कर पा रहे थे। रात को भी 8-9 बजे तक कंटिन्यू काम चल रहा था। और अन्नपूर्णा जी ने वाकई में बहुत एक अच्छी बात एक और जोड़ी है कि सर के अथक प्रयास से फ्रेस्को जीवंतता की ओर है। बिल्कुल सर प्रतिनिधि कलाकार हैं फ्रेस्को के, तो बिल्कुल जीवंतता की ओर ही हैं, और इसे सजीव करके और आगे आम विद्यार्थी के बीच में भी इसको लाने की कोशिश हम करेंगे। तो सर क्योंकि बात हमारी काफी आगे तक आ चुकी है, हम कुछ और इस पर अनुभव बताएं सर, जयपुर फ्रेस्को को लेकर के, और कुछ विशेष टिप्स आपकी तरफ से, काम की तकनीक को लेकर के कुछ बातें। ऐसा है, सबसे पहले एक अगर हमको सीखना है तो सबसे पहले लाइन को समझना होगा जी। लाइन जो है, जो जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। लाइन जो है 2 प्रकार के लाइन आते हैं, एक होता है जमीन के अंदर और एक होता है जमीन के ऊपर। पहाड़ जो पहाड़ों से मिलता है, जमीन के अंदर जो होता है उसको मोरिंडा बोलते हैं, मोरिंडा लाइन चूना। तो जमीन वाला जो चूना होता है वो चुनाई के काम में आता है, उसे प्लास्टर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो लाइन है उसको गरड़ के अंदर पीसा जाता है, जैसे बैल वो कोलू का बैल नहीं होता, कोलू की तरह वो घूमता है, तो कर दिया जाता है, अंदर लाइन डाल दिया जाता है, लाइन पे स्टोर, और फिर वो घूमता है। तो उसका जो बनता है जो मटेरियल, उससे वो प्लास्टर होता है। उसके अंदर ये लोग डालते हैं कुछ चीजें अंदर, जैसे उड़द की दाल है, ये छोटी मोटी चीज जो मतलब ये सब अपने अपने अनुभव से डालते हैं। तो फिर वो चुनाई के काम में आने वाली चीज है प्लास्टर में चुनाई। और ऊपर वाला जो चूना होता है, पहाड़ी चूना, उसको डब्बी में पकड़ा जाता है और बाद में वो तैयार होता है। वो जो है वो हमारे प्लास्टर के काम में आता है, RS के काम में आता है, फ्रेस्को के काम में आता है, और भी सब बहुत सब में आता है। तो तम्बाकू डालते हैं उसमें भी वही काम में आता है। जी। तो सर मैं आपके जो ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं आपकी, कुछ और भी देख रहे थे, अब ये आप देख रहे होंगे जो स्लाइड शेयरिंग में ये गोल्ड वर्क कर रहा हूँ, गोल्ड वर्क है, व्हाइट लाल कलर फ्रेस्को क्या हुआ है, फ्रेस्को तो उसको जयपुर, ये भी गोल्ड वर्क भी है। गोल्ड, इस पर गोल्ड का काम किया है सर? हाँ, गोल्ड का साइड में दिख रहा है ना, जो वो गोल्ड है पूरा। ओके, गोल्ड वर्क, क्योंकि स्क्रीन छोटा है शायद इस वजह से। हाँ नहीं दिख रहा होगा ये। हाँ, ये एक मैंने प्रयोग किया था, कैनवास के ऊपर फ्रेस्को कैसे करें, तो एक प्रयोग किया था और कुछ अच्छा भी हुआ था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक बंगलो है, ऑस्ट्रेलिया का बंगलो है, उसके अंदर ये मैंने लगाना था।
तो मैंने यहाँ से बना के भेजा था, वो आज भी ऐसा का ऐसा है और बहुत अच्छा मिला। ये एक मेरा प्रयोग था जी। जी। हाँ, इसमें फ्रेस्को प्लेट भी है, अलग अलग कलर की फ्रेस्को प्लेट भी साइड में दिख रही है। फिर एक तरफ पोस्टरिंग वर्क भी है, सैन का स्टील भी है, और जयपुर फ्रेस्को भी, सबसे ऊपर वो जयपुर फ्रेस्को भी है, ब्लैक कलर में जो। हाँ, आगे आएगा शायद होगा। तो ये जयपुर फ्रेस्को है, ब्लैक कलर से फ्रेस्को कर दिया है पूरा। आराइज बोलते हैं, आराइज ब्लैक कलर का पूरा आराइज करके फिर उसको नीचे का भाग तो व्हाइट रहता है ना, तो कट करके ऊपर का भाग निकाला इसको धीरे धीरे खुरच के निकाला और व्हाइट इफेक्ट किया और ऐसे पेंटिंग बनाया। ये मैंने किया। सर ये आपका कैनवास वाला प्रयोग तो अद्भुत बता रहे हैं सुमन सर, और वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि फ्रेस्को को अगर आप कैनवास पे कर रहे हैं तो आपको अपने आप में अलग ही नवाचार है। तो इस एक्सपीरियंस पर सर ने बात पकड़ ली है, तो मैं इसको वापस स्लाइड को ला रहा हूँ। फ्रेस्को जो आपने कैनवास पे किया, ये कैनवास इस पर थोड़ा सा प्लीज बताएं और अच्छे से कि इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया। बहुत 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 टफ था, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अजीत भाई कुछ ऐसा करो कि आराम से हो जाए। तो कैनवास को मैंने प्लाईवुड, वाटरप्रूफ प्लाईवुड आता है उसके ऊपर पेस्ट किया उसको अच्छी तरह से जी, और फिर उसके ऊपर जो अपना लाइम का जो प्लास्टर है वो किया, पतला सा कोटिंग किया। हाँ, और मतलब और उसके ऊपर और एक फाइन कोटिंग किया जी। तो वो टिक गया उसके ऊपर। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, टिक गया तो वेरी गुड। मैं उसको 1-2 महीना मैंने छोड़ दिया, उसका रिएक्शन देखो क्या है। तो मतलब पॉजिटिव रिएक्शन मिला। मैंने एक कोटिंग और मार के फिर मैंने उसमें पेंट किया, तो और 1-2 महीना उसको छोड़ दिया। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैंने कहा ठीक है वी कैन डू। तो फिर मैंने पूरी पैनल बना के भेजी थी वहाँ, और आज भी ऐसे की ऐसी है, वेरी गुड। जी जी वाह सर, अभी देखिए सुमन सर ने एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि वर्कशॉप एक आयोजित की जाए, और उसके लिए आप बिहार म्यूजियम की ओर से भी जो है इसका प्रस्ताव दिया जा सकता है। तो संभवतः बिहार म्यूजियम की तरफ से भी एक वर्कशॉप के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो सर से इस बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अन्नपूर्णा जी ने एक बात कही है सर, उसको देखिएगा कि एक बात मेरी समझ में ये आई कि जयपुर फ्रेस्को के लिए मटेरियल तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे चूना या अर्थ कलर्स आदि। ये थोड़ा बताएं। सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि वो जानते हैं। और लाइन मैं वही बता रहा हूँ कि पहले फ्रेस्को करना है तो लाइन को समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल तो सही बात। जो पहाड़ के ऊपर वाला जो चूना है उसको तैयार, हाँ, प्लास्टर का अलग चूना होता है, और फिर जो जयपुर फ्रेस्को में जो फाइनल कोटिंग लगता है वो लाइन बनाने का तरीका अलग है। तो ये सब बहुत स्टेजेस है। हाँ, जयशंकर जी ने ये बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी है कि आपके कार्य के लिए धन्यवाद, आप इस पर किताब जरूर लगे, साथ ही रंग की जानकारी भी। जी जी जरूर जरूर। बहुत ही मोटिवेटिंग बात कही है जयशंकर जी, आभार आपका। क्योंकि किताब तो वाकई में इस पर क्योंकि किताब से मतलब आशा ये है कि आने वाली नई पीढ़ियों को जो है इस बारे में जानकारी दस्तावेजी रूप में मिले, उनको आपके अनुभवों का भी ज्ञान हो और वो इन चीजों पर कर सकें। तो ये हम आगे बढ़े इस स्लाइड शो की ओर। हाँ, ये मैंने माइकल एंजेलो का पेंटिंग उसका कॉपी किया था जी। कि उसने प्लास्टर का ग्रेन कौन सा होगा, उसने कैसे प्लास्टर किया होगा, कितने पड़ लगाए होंगे, और कलर को उसने कैसे अप्लाई किया होगा, वो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने भी कोशिश किया था कॉपी करके करने का। मैं पहले अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था। बिल्कुल डिटो, मतलब परफेक्ट उसका मूवमेंट आ गया। उन आंखों का रंग लगा,
बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसमें प्लास्टर, पहले तो प्लास्टर को समझना चाहिए कि प्लास्टर का ग्रेन कौन सा होगा, क्योंकि हमको भारी काम करना है। जैसे हम कैनवास को बोल के हम भारी काम करते तो फाइन ग्रेन काम में लेते हैं कैनवास को, मोटा काम करते तो मोटे मोटे ग्रेन लेते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें भी ग्रेन्स का बड़ा महत्व होता है, और फिर वैसा काम में ले जाता है। बिल्कुल सही बात। ओके। जी जी। ये कहाँ का है सर? ये पाटन में मैंने किया था। तो उसका एक कुछ छोटा सा पार्ट है पीछे। महिषासुरमर्दिनी है, फिर मिट्टी में बना के, फिर मोल्ड बना के कास्टिंग किया ये। जी तो बस स्टोन का फिर ऐसे इफेक्ट दिया है। आगे नेक्स्ट आएगा उसमें पूरा है। ये हाँ, ये पूरा एक्चुअली, हाँ, सिविल इंजीनियर ने मुझे सिर्फ ऊपर की छत बना के दी थी, और ये पतले पतले खंभे दिए थे, 3x3 इंच तो 4x4 इंच के थोड़े लोहे के खंभे थे, बस। और कुछ भी नहीं था। पूरा इसको चारों तरफ से कवर करना है, और डिजाइन वाला पूरा सब कुछ मैंने किया है। और सर इसके एक जिज्ञासा प्रश्न है सर। हाँ, अन्नपूर्णा जी का ये पूछना है कि ये दीवार की अपेक्षा तो उतना ही ड्यूरेबल रहेगा क्या कैनवास पे जो आपने काम किया था उससे संदर्भ में बात की है, क्यों अन्नपूर्णा जी? कैनवास पे जो आपने जो बात कार्य का हाँ, प्रयोग किया वो मुझे क्या मालूम दीवार था उतना ही ड्यूरेबल कि रहेगा? मुझे मालूम था कि कैनवास की बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो फ्रेस्को को हार्टली अगर समझता है वो उसको वही उसको कर पाएगा। तो जी मैंने संशोधन उसी ढंग से ही किया है, होगा और लाइफ लॉन्ग रहेगा। जी। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर स्लाइड्स को। ये सैंड कास्टिंग है। ये जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक बार ये नासा ने कुछ 36 आर्टिस्टों को ऐसे हम जानने वाले जो रेयर आर्ट है उनके लिए उन लोगों को इकट्ठा किया था। तो मुझे भी बुलाया था, 6 दिन का वर्कशॉप था। तो आर्किटेक्ट स्टूडेंट आए तो करीब 50 स्टूडेंट थे ऑल ओवर इंडिया से। तो उनको मैंने ये सैंड कास्टिंग सिखाया था वहाँ पर। मैंने खुद ने बनाया था सिखाने के लिए डेमो। और ये वहाँ पर ये जयपुर आर्ट समिट में मैंने बनाया था, वो बनाते उठता है। ये तो जयपुर, हाँ, ये जयपुर आर्ट समिट में मैंने बनाया था। ये उनके कलेक्शन में है, 2 फुट बाय 2 फुट का सैंड कास्टिंग है। ओके। हाँ, ये कला ये तो चर्चा कला चर्चा के पास है सैंड कास्टिंग। जी जी जी, बिल्कुल। ये जयपुर आर्ट समिट के पास है। ये उसका रिवर्स, एक्चुअली गद्दी बना के रिवर्स डिजाइन किया जाता है, ये वो है। और ये उसका पॉजिटिव है आर्ट वर्क, जी ये ये भी पॉजिटिव उनके पास है। हाँ, ये सैंड कास्टिंग का सर। बिलनी बिलनी नाम रखता है मैंने। बहुत सुंदर सर। अभी एक प्रेमलता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रेमलता सिंह जी। वो कह रहे हैं सर फ्रेस्को रंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, फ्रेस्को रंगों की रंग बात में बहुत, हाँ, रंग में क्या है, इसपे गेरू आप ले सकते हो, गेरू। फिर काजल, ब्लैक के लिए काजल आपको चाहिए, लाल के लिए गेरू है। ये स्टूडेंटों ने काम किया, वो ये बड़ोड़ा बस डेपो में मैंने काम किया। ये पेपर मशीन का काम है मेरा। तो कलर को जो है वो नील नील जो आती है, कपड़े 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 वॉश करने के लिए बाजार में नील मिलती है, वो ब्लू कलर में काम में आती है। फिर रामरज बोलते हैं, रामरज जो जयपुर जी में आराम से मिलती है, रामरज बोलते हैं। तो जी वो पीले में काम में आती है। इन सब चीजों को क्या पानी के अंदर मतलब डाल के उसको 2 दिन छोड़ दो, और फिर ऊपर वाला जो पानी फेंक दो। ऐसे 40-50 बार पानी निकाल कर फेंकना पड़ता है तब। और बाद में उसको लेके थल के अंदर वो 4 घंटा घोटो, 4-5 दिन तक।
तो वो काम में आता है, फ्रेस्को के पेंटिंग को लायक बनता है। बाजार में मिलता है इजीली, लेकिन उसको बनाने के लिए काफी मेहनत है। ये सब एक बहुत करोगे तो आगे फिर काम। कैलाश मागरे जी हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी है कि ये फ्रेस्को की परंपरा की शुरुआत मिस्र से ग्रीक अजंता एलोरा गुफा चित्र तक के बारे में कुछ कहें। यानी हम सिर्फ अभी इटालियन फ्रेस्को और जयपुर फ्रेस्को की ही बात कर रहे थे, लेकिन जो कैलाश जी ने जो बात को जोड़ा है वो एक बड़ा विस्तृत आयाम दिया है इस पर, क्योंकि मिस्र से लेकर के ग्रीक और फिर अजंता एलोरा, इन सब को लेकर के जो है थोड़ा सा बताएं प्लीज फ्रेस्को परंपरा के बारे में। मिस्र में क्या है, ये आर्ट तो एक ही, लेकिन करने का तरीका अलग है। उन्होंने क्या किया है, एक पत्ता सा पट लगा के फिर उसमें कुरस पे निकाला है। कुचराई वर्क मिस्र में कुचराई वर्क ज्यादा है, और वहाँ पे हरा पत्थर मिलता है, वहाँ हरा पत्थर यहाँ भी मिलता है, हरा पत्थर है, उसको घोट के कलर बनाया जाता है, वो सब काम में लिया है। सही बात जी। पर वो संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण तो अपना अजंता एलोरा का समझ लो, या अभी जो 200 साल पहले जो अपना शेखावाटी में और यहाँ जो काम हुआ है वो समझ लीजिए। जो लाइव में जो 200 साल पहले फुल फॉर्म है। सर, एक सुमन जी ने बहुत अच्छी बात प्रश्न के रूप में रखी है कि क्या पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग को रिस्टोर किया जा सकता है? क्योंकि ये बात मैंने अभी पूछी थी, मैंने नागौर के किले के बारे में जब बात कर रहा था तब मैंने पूछा वो किया जा सकता है, पुराने पेंटिंग को तो रिस्टोर किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा देखा जाता है कि अक्सर पुरानी फ्रेस्को वाली दीवारों पर सीमेंट प्लास्टर कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें इसके सही समाधान का पता नहीं होता। सीमेंट हो गया, बाद में उसको फेंक दो, फिर कोई काम का नहीं है। किसी ने कोई छेड़ा नहीं है और रिस्टोर करना है तो हो सकता है। हाँ, तो सीमेंट को हटाना पड़ेगा बस। सीमेंट को हटाने जाओगे तो पूरा ही हट जाएगा। वो मतलब इस ढंग से पकड़ लेता है ना, वो सीमेंट नहीं होगा तो हो जाता है, मतलब वो रिस्टोर कर सकते हैं, जैसा था वैसा ला सकते हैं। ओके, उसकी टेक्निक है, जैसा टेक्निक। हाँ जी जी। वो कभी वो भी ऐसे है, मैंने खुद का एक पेंटिंग बनाया था। मैंने कहा रिस्टोर कैसे होता है, मैं तो कोशिश करता हूँ। उसमें बहुत सारे स्केच कर दिए मैंने और छोड़ दिया। फिर 1 महीने के बाद मुझसे बैठा, इसको मैं रिस्टोर कैसे करूँ, वापस उस चीज को कैसे लाऊं। तो 2-4 सामने आया, देखिए हम खुद 2-4 बार प्रयोग करने के बाद में वो चीज मेरे सामने आई, इसको इस ढंग से मैं कर सकता हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबसे बड़ी चीज होती है। जी, आपकी एक कलाकृति पेपर मैसी की है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ जी, पेपर मसी में बनाया था। वो भी एक प्रयोग किया था मैंने, क्योंकि आम जो पेपर मसी होता है उसके ऊपर इसके ऊपर जो मैंने किया है वो उसको जला के किया है डिजाइन, जो भी दिख रहा है डिजाइन इसके ऊपर वो जला के किया है। आम जो बाजार में मिलती है पेपर मसी वाला जो रेडीमेड वाला, उसमें आप जला नहीं सकते, चलता नहीं है, वो मतलब गंदा हो जाता है, तो वो वर्क नहीं हो रहा। तो स्पेशल रेसिपी मैंने तैयार करी थी इसके लिए, कम से कम 5-10 साल लगे थे तैयार करने को, क्योंकि वहां तक मुझे पहुंचना था, फिर बहुत मुश्किल से पहुंचना, तब तैयार हुई। पर आई गॉट अ रिजल्ट। ऐसे 15 स्कल्पचर मैंने तैयार किए जी, और कम से कम 2-2.5 फीट 3 फीट के बड़े बड़े। अरे वाह, ये सर ये टेराकोटा नहीं, अपना सिरामिक वर्क है। अच्छा, हाँ, सिरामिक मैंने कम से कम 100 स्कल्पचर बनाने का प्लान है। ये टेराकोटा जी। ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये 8x10 इंच का होगा, बहुत बड़ा नहीं है। और ये मैंने सिर्फ 3 मिनट के अंदर 3 मिनट में इसको क्लियर कर दिया। ग्रेट सर, बहुत रोचक जानकारियां और इतने अच्छे तरीके से आपने विविध माध्यमों को अपने काम में लिया है कि हम केवल आपको फ्रेस्को के लिए नहीं कहेंगे कि केवल फ्रेस्को पे ही आप विशेषज्ञता रखते हैं। मैं कहूँ
कलाकार के रूप में पूरी कला को जीते हैं विविध आयामों में। आप देखिए, अभी मैं आपका ये प्रेजेंटेशन जब देख रहा था, देखते देखते विचार आया। देखिए, आपने पेपर मैशी में काम किया बहुत अच्छे से, सीमेंट कास्टिंग में आपने काम किया, आपने म्यूरल को लेकर के बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत बढ़िया उनको चीज़ों को आगे रखते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर? ये एक थोड़ा सा सवाल इस तरह से, क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इतना समय। हम हर बार यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है, तो उसको टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं सर, ये टाइम अगर आप डेडिकेटेड हो तो 16 घंटा में काम करता हूँ, कभी 18 घंटे भी हो जाते हैं। तो ये तो अपना क्या कहते हैं, जुनून है, जुनून सर जी। जुनून। चलिए चलते हैं इनफॉर्मल क्वेश्चन सर, क्योंकि हमारा समय काफी चला है। और एक मिनट और ये जुनून मैंने मेरे गुरु केजी सर के पास सीखा है। जी बिल्कुल। अभी देखो वीर नारायण जी कह रहे हैं कि ऑल इन वन अजीत सर। बिल्कुल, आप ऑल इन वन है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अब कुछ थोड़ा लीक से हटकर बात करते हैं। बहुत सारी बातें हमने कला की हो गई, तो कैसा गाना सुनना पसंद करते हैं आप? किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? थोड़ा क्लासिकल प्योर क्लासिकल। क्लासिकल में भी कुछ विशेष? वोकल है, सितार है, सरोद है। नहीं, मुझे जानकारी है कि आप बहुत अच्छे सितार बजाया करते हैं। वो कभी बजाया करता था, अब नहीं। बजाता था अच्छा, पर बहुत साल हो गए, अब तो उंगली भी नहीं चलेगी मेरी। पर वो जो सीखा है उसे इतना मैं समझा हूँ कि अगर कहीं गलत होता है तो गलत सुर होता है वो पकड़ लेता हूँ, भैया गलत है। और बहुत अच्छे सुर लगते हैं, वो अंदर से अपने आप आवाज निकलती, वाक्य आवाज। वो आत्मसात तो किया है सर। एक ये कि नई पीढ़ी के लिए आप कोई संदेश? नई पीढ़ी, अपनी जो कलाकार पीढ़ी है उनके लिए दे सकता हूँ, काम में लगे रहो, डटे रहो, जुनून को मत छोड़ो, तो अपने आप ही सब कुछ करते जाओगे। जैसे मैंने ये सब चीजें जो है वो सब सीखी है, तो मेरे पिताजी से सीखी है, कुछ पीढ़ी से सीखी है, तो वो जो सीखते सीखते बाद में अपने उसमें आत्मसात किया है, तो वो अपने जुनून काम के प्रति बहुत होना चाहिए। तब तक पुरानी अगर मैं छोड़ूंगा ना तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी से संबंधित एक बड़ी अच्छी बात सुमन जी ने रखी है कि केजी सर के साथ अपने अनुभवों को प्लीज थोड़ा शेयर करें, क्योंकि केजी सुब्रमण्यम जी ने भित्ति चित्रण परंपरा को काफी बढ़ावा दिया है, काफी काम किया। सही है। तो केजी सर के साथ के कुछ अनुभव आप थोड़ा शेयर कर लीजिए, क्योंकि अब वैसे तो मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में जो बात निकलती है तो फिर बात के ऊपर बात निकलती चली। तो प्लीज, केजी सर हैं आपके भी, और हमारे प्रबुद्ध कलाकार रहे हैं, भारत के पद्म विभूषण उनको मिला है, तो ऐसे कलागुरु के बारे में जानने का, उनके साथ आपने जो अनुभव किए हैं तो उसको जानने का तो हमारा बहुत जिज्ञासा रहती है। सही बात है। एक्चुअली केजी सर जो थे वो मेरा उनका करीब आखिरी में 12 साल आखिरी उनके जो थे वो मेरे बहुत काफी नजदीक रहना पड़ा था मुझे, क्योंकि उनकी काफी एज भी हो गई थी, उनको संभालना भी पड़ता था। तो उनके घर मुझे वीक में 2 बार तो जाना ही पड़ता था, नहीं तो फोन आ जाता था, अजीत क्या हुआ, तेरा तबीयत ठीक है क्या, ठीक नहीं है क्या? मैं नहीं, ठीक है, आ रहा हूँ। तो मतलब वो रिलेशन था बाप बेटे जैसा, वो था शुरू से, तो हमेशा में मिल। और जब भी बात होती थी, कभी पॉलिटिक्स की बात उन्होंने कभी नहीं करी, सिर्फ आर्ट के बारे में ही बात करते थे। ऐसा इस मीडियम में ये काम कर सकते हैं, इस मीडियम में ये काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ये प्रोपोर्शन, कभी एक बार तो मुझे धमका भी दिया था, ये क्या कर रहे हो, निकालो इसको, कैनवास बिगाड़ दिया तुमने। तो कभी बहुत सी चीजें ऐसे भी होती है। तो एक बार मैंने क्या किया, कैनवास के ऊपर
तो एक लेडी का फेस बनाया था, बहुत अच्छा था, और उसके ऊपर कैनवास दूसरा काट के ऊपर चिपका और उसके ऊपर कुछ एम्बोस करके पेंट किया। तो बहुत गुस्सा हो गया, निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रास्ता नहीं है, इसका गलत रास्ता है, प्लेन होना तो उसके ऊपर ये चीज उभारना तो उभार के वैसे बना, इसमें कोई चिपका के मिक्स मीडिया ये धंधा नहीं करो, मतलब बहुत अगेंस्ट में तुम मिक्स मीडिया करना, एक मिक्स मीडिया करना वो अलग चीज है, वो करो, लेकिन एक चीज लगा के आप उसको कर रहे हो तो वो आर्ट से हट जाती है, क्राफ्ट में चली जाती है। उनका आर्ट और क्राफ्ट की बहुत बारीक नजर थी उनकी, ये मैंने बहुत सीखा है। आर्ट के मैं क्या हमेशा कोई भी आर्ट पेंटिंग कर रहे हो तो साथ में एक प्रॉप बहुत जरूरी होता है, बिना प्रॉप के आर्ट कभी भी आपको मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगी, सब्जेक्ट नहीं आएगा। एक प्रॉप आने से एक सब्जेक्ट बनता है, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब अभी छोटी बारीक बारीक बातों से करें। सर अभी सुमन जी ने एक और बात कही कि उनका ये कहना बिल्कुल सही भी लगता है मुझे भी कि बड़ौदा और शांति निकेतन में फ्रेस्को को जो सिलेबस में जगह मिली है वो केजी सर की वजह से ही मिली है। बिल्कुल सही है, दोनों जगह बिल्कुल सही बड़ौदा है। हाँ जी। और अभी कैलाश मागरे जी एक बात इन्होंने कही है कि स्वर संगीत जैसे रंग रेखाओं के शास्त्र प्रकट है क्या? क्या एक मिनट क्या बोले? स्वर संगीत जैसे रंग रेखाओं के शास्त्र प्रकट है क्या? अमूर्त वर्सेस क्लासिकल म्यूजिक। हाँ और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में ये बीच में बात संगीत से आ गई थी क्योंकि आप कला से जुड़े हुए, संगीत से भी जुड़े हुए हैं और एक कला को जीने वाले कलाकार हैं। उसका है ना, देखो संगीत जो है उसका प्रभाव मन पे बहुत पड़ता है, और मन जब प्रफुल्लित होता है तो आपका हाथ, आपका दिमाग जो काम कर रहा है उस पर बहुत असर डालता है। मैंने अनुभव किया है, पेंटिंग करा और चल रहा है तो मूड मतलब जो अंदर से दिमाग के अंदर तकलीफ, जो आसपास की चीजें, सराउंडिंग चीजें, और जो सब सोच होती है पूरी हट जाती है, सिर्फ म्यूजिक पर जाती है, और म्यूजिक में भी सिर्फ सुरों में घूमता है। वो उसमें शब्दों का भी, शब्दों की ताकत नहीं होती, उसमें सिर्फ स्वरों की ताकत होती है। तो वो आपको एक लेवल पे ले जाता है, और उस वक्त आपका मन इतना प्रफुल्लित होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका आत्मा साथ ऊपर वाले के साथ जुड़ के काम कर रहे हो, ये अनुभव होता है, ये मैंने किया जी। बहुत बढ़िया सर। आज की बात तो हमारी जो है अब हम समापन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि आज आपके साथ इतना अच्छा चर्चा और परिचर्चा हुई, लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा, हम लगभग 1 घंटा 18 मिनट कुछ हमारा इस समय हो चुका है, और आपने कंटिन्यूस अपनी बात को रखा, सभी की जिज्ञासाओं को भी आपने और शांत किया। तो मैं अब एक कॉल सभी हमारे जुड़े हुए कला सुधी कला प्रेमियों से, कलाकारों से एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा कि यदि आपकी कोई भी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल यदि आपका है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लाएं, और हम इस में ही फिर समापन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। वे नारायण जी, बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपको विशेष तौर पर, क्योंकि यहाँ आप सभी जुड़े हैं तभी हम इस समय को अच्छे से और ले पाए हैं। अभी आपका बहुत बहुत अभिवादन कर रहे हैं सुमन जी, हम आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि जो बात निकलती है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जब बात आती है तभी कोई बात विचार उसको आगे बढ़ा पाता है। आप देखिए कि आपने कुछ बातें रखी और उन बातों के साथ अजीत सर ने उन बातों को अपनी तरफ से अपने मंतव्य दिए, और निरुपमा जी आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी जो जुड़े हुए हमारे कला प्रेमियों से और कलाकारों से, कला समीक्षकों से, आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, और विशेष तौर पे अजीत सर आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी सार्थक चर्चा को आयाम दिया। बिल्कुल सुमन सर, हम ये चर्चा आगे भी करते रहेंगे, और कला चर्चा सदैव कलाओं के प्रोत्साहन हेतु, कलाओं के लिए और अपने तरफ से अपने समर्पित प्रयास करने के लिए तत्पर है। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े,
और इसी के साथ हम आज का ये समापन करते हैं। धन्यवाद सर, अजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी सर। ओके।